नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम, और बात महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार की, जहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एंटीलिया केस में जांच की परत दर परत जैसे जैसे खुल रही है, रोज कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में देशमुख को एक्सीडेंटल गृह मंत्री बता दिया गया, जिसके बाद एनसीपी भड़क गई। एनसीपी ने मोर्चा खोल दिया है। इस बीच एक बड़ी खबर अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सामने आई। जब उनसे पवार से मुलाकात के बारे में पूछा गया, इस पर अमित शाह ने सीधे कहा कि हर बात को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यानी अमित शाह ने न तो मुलाकात को खारिज किया और न ही उसकी पुष्टि की। तो वहीं एनसीपी ने मुलाकात की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। एनसीपी की ओर से कहा गया कि शरद पवार कल मुंबई में थे, गुजरात दौरा पहले से प्लान था। अमित शाह ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लेते हैं, क्योंकि हमारी बहस में उसकी खास जगह है। अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों ये सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती। हर बात को जग जाहिर करना, सार्वजनिक रूप से बताना ठीक नहीं। अमित शाह ने एक इशारा दिया। अब आपको शिवसेना के मुखपत्र सामना के लेख के पॉइंटर्स दिखाते हैं, जिसके बाद घमासान और तेज हुआ। एपीआई लेवल के अधिकारी सचिन वाजे को इतने अधिकार किसने दिए, ये सवाल सामना में उठाए गए। वाजे अगर वसूली कर रहा था, यानी सचिन वाजे की बात हो रही है, तो गृह मंत्री को इसकी जानकारी क्यों नहीं होगी? अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटना वश मिल गया, यानी एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर की संज्ञा दी सामना ने। शरद पवार ने अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद सौंपा। परमवीर के आरोपों का सामना करने में शुरू में कोई सामने नहीं आया। शिवसेना ने बड़ी साफ गोई से सामना में यह बात लिखी है कि कोई भी सामने आ सकता था, लेकिन आया कोई नहीं। अनिल देशमुख ने कुछ सीनियर अफसरों से बेवजह पंगा लिया, यानी ब्यूरोक्रेसी को जबरदस्ती उलझाने की कोशिश की। बेवजह कैमरे के सामने जांच का आदेश जारी करना अच्छा नहीं, और 100 सुनार की एक लोहार की गृह मंत्री का ऐसा बर्ताव होना चाहिए। और सामने में देशमुख पर लेख क्या, पवार पर सीधी चोटें। हम सवाल बता रहे हैं, हमारे देश का सवाल में वो सवाल क्या है जो कि अहम हो जाते हैं, जिनको समझने की जरूरत है। क्या वसूली कांड से महाराष्ट्र सरकार में दरार आ गई है? बात यह भी कि महाराष्ट्र में क्या शिवसेना और एनसीपी में अब किसी तरह की कोई अंदरूनी कलह है? अगर सामने में कुछ दिखता है तो माना जाता है कि शिवसेना अपनी बातों को सामना के जरिए पहले सामने रख देती है। देशमुख की कुर्सी जाने का काउंटडाउन अब क्या शुरू हो गया माना जाना चाहिए? क्या पवार शाह की मुलाकात हुई, और अगर हुई तो इसके मायने क्या है? और क्या उद्धव सरकार को ले डूबेंगे एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर अजीत देशमुख साहब? वहीं संजय राउत के एक्सीडेंटल गृह मंत्री वाले बयान से अजीत पवार नाराज हो गए। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राउत को इस तरीके की बयानबाजी से बचने की नसीहत दी, और कहा कि ऐसे बयानों से सरकार में संकट की स्थिति पैदा हो सकती है, और एनसीपी के फैसले शरद पवार ही तय करते हैं। 3 पक्षाच्या सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे साहेबांना शिवसेनेमध्ये कुणाला मंत्री, राज्यमंत्री आणि डिपार्टमेंट द्यायची हा त्यांचा अधिकार आहे। काँग्रेसला जी मंत्रिपद, राज्यमंत्रीपद मिळाली ते कुणाला द्यायची हा सर्वस्वी सोनिया गांधींचा अधिकार आहे। आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 99 पासून मधली 5 वर्ष अपवाद वगळता सरकारमध्ये काम करतोय, आणि ते काम करत असताना पवार साहेबांनी नेहमीच, साहेबांना गेल्या 50 वर्षाचा राजकीय जीवनाचा अनुभव आहे, आणि पवार साहेबांनी कुणाला मंत्री करावं, कुणाला कोणतं खातं द्यावं, कुणाला राज्यमंत्री करावं, कुणाला कोणतं खातं द्यावं, हे राष्ट्रवादीमध्ये आमचे सर्वोच्च नेते पवार साहेबच ठरवत असतात। आणि त्याच्यामुळे इतरांनी त्याबद्दल अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं, विशेषतः इतर त्रयस्थानी ते केलं तर गोष्ट वेगळी। सुना अपने अजीत पवार को। वहीं शिवसेना के तीखे तेवर के बाद अनिल देशमुख ने भी क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। ऐसा है कि मेरे ऊपर जो एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच
रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। उधर अनिल देशमुख पर सामना में लेख के बाद बीजेपी को कैसे अघाड़ी सरकार पर अटैक करने का मौका मिला, वो भी सुन लेते हैं। आज के सामना अखबार में जिसकी संपादिका स्वयं मुख्यमंत्री जी की अर्धांगिनी रश्मि ठाकरे जी है, वे स्वीकार कर रहे हैं कि वाजे मामले में वसूली सरकार की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। अब एक और गृह मंत्री की ईमानदारी पर सवाल उठाने वाली शिवसेना, स्वयं मुख्यमंत्री जी का अधिकार है उनका इस्तीफा लेने का, क्यों नहीं लेते मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा? क्या देशमुख जी ने मुंह खोल दिया तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे? यह वसूली सरकार का डर है। कौन सा डर है? पूरी वसूली रैकेट में तीनों दल भी शामिल है, यह देश जानता है। और उधर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र सरकार को खतरा नहीं है, हालांकि दोनों तरफ से वार पलटवार जरूर हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम सिर्फ जनता की भलाई की सोच रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हम पूरी तरह एनडीए के खिलाफ हैं। बैकडोर अलायंस की खबरें निराधार हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की वजह से एनडीए गठबंधन बना है और इस बात की उन्होंने याद भी दिलाई कि अगर अघाड़ी सरकार है तो उसकी वजह शरद पवार हैं और कोई नहीं। Reason to talk about all these unnecessary things at this stage. That stage of elections, as and when it comes, which is 3 years away. As far as the government is concerned, the MVA government is absolutely stable under the leadership of Shri Uddhav Thackeray, and as far as NCP is concerned, we are ensuring that the government does a good job in the interest of the people and the interest of the state. Fact is that in the national level, we are completely opposed to the BJP NDA. Even at the Kerala level, we are also completely opposed to them, and therefore this kind of unnecessary talk of some backdoor alliance, it makes no sense. एंटीलिया मामला, उसके बाद मनसुख हिरेन की हत्या, सचिन वाजे की गिरफ्तारी, एनआईए का आना, उसके बाद तमाम चीजें निकलता जाना और आज की तारीख में अगर शिवसेना अपने मुखपत्र के जरिए सीधे सीधे वार अपनी ही सहयोगी पर कर रही है तो बहुत कुछ ऐसा है जो दिख तो नहीं रहा, लेकिन जहां पर तलखी तकरार साफ समझ में आ रही है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं और हमको महाराष्ट्र की इस राजनीति को समझाने की भी कोशिश करेंगे। मैं स्वागत करता हूं विद्या चव्हाण का, प्रवक्ता एनसीपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ संजय द्विवेदी साहब भी जुड़े हुए हैं, शिवसेना के नेता हैं, अपनी बात जरूर रखेंगे हमारे साथ। शिवम त्यागी साहब बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शमशेर खान पठान साहब पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस, अक्सर आप उनको देश का सवाल में देखते रहेंगे। मैं शुरुआत विद्या चव्हाण जी आपसे ही करना चाहूंगा। सामना में आज जो कुछ भी छपा और जो कुछ भी आपने देखा, क्या ये लेख माननीय शरद पवार जी के ऊपर सीधी चोट नहीं लगती आपको? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि आपको ये बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में लोकशाही है और लोकशाही में व्यक्ति स्वातंत्र है और अखबार लिखना या अखबार एक पत्रकार को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ एनसीपी के ऊपर लिखा है या कुछ टीका टिप्पणी की है। जो उनके विचार है वो उन्होंने लिखे हैं तो ठीक है ना, तो हम लोग भी हमारे विचार रखते हैं। और इसमें मुझे सबसे बड़ा ये लगता है कि आपने जो घमासान है तो ये जो है ये वसूली कांड है, ये ऐसे शब्द प्रयोग आप कृपा करके मत कीजिए। महाराष्ट्र की सरकार तीनों पार्टियां बहुत अच्छी तरह से चला रही है, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। और लेकिन मीडिया ये क्यों कहना चाहता है बार बार
कि ये आपको करना चाहिए। अभी मैंने सुना भाजपा के राम कदम ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने राजीनामा देना चाहिए। भाई किस लिए राजीनामा देना चाहिए? आप कभी अनिल देशमुख से राजीनामा मांगोगे, कभी मुख्यमंत्री से राजीनामा मांगोगे। आप ये सरकार क्यों नहीं चाहते कि ये सरकार नहीं होनी चाहिए? जो संविधान के मार्ग से हम लोग सत्ता में बैठे हैं, तो हमारे सब गठबंधन के लोग एक साथ हैं। अगर किसी ने अपने मुखपत्र से अगर कुछ बात कही भी हो, अगर आप कहते हैं तो ये जो है ना बाला साहब ठाकरे जी का ये वर्तमान पत्र है सामना, उसमें अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो वो उनकी सोच है। उसमें आप लोगों को इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है। हम लोग तीनों पार्टियां ये सब सरकार चला रही है, इससे हमारे सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो अभी प्रफुल्ल पटेल साहब ने, हमारे सबसे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है, तो ये इसके ऊपर बहस करना, बार बार ये सरकार अस्थिर है, ये राजीनामा क्यों नहीं देता, वो राजीनामा क्यों नहीं देता, इस तरह से कहना ये गलत बात है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये गलत फहमियां फैलाना आप लोग बंद करो। यहाँ लोकशाही है, यहाँ केंद्र की तरह हुकुमशाही नहीं है कि भाई मोदी सरकार बोलेगी वही सबको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ व्यक्ति स्वतंत्र है, तो ये अगर उन्होंने लिख दिया है तो वो उनके विचार है, तो उसके लिए उनको पूरी स्वतंत्रता है। हमारे विचार हम लोग रखेंगे, उनके विचार वो रखेंगे, कांग्रेस के विचार कांग्रेस रखेगी कि भाई शिवसेना का और एनसीपी का कुछ झगड़ा हो गया है, वो आमने सामने आ गए हैं, अभी सरकार टिकेगी कि नहीं, कौन राजीनामा देने वाला है, इसकी चिंता मीडिया को करना या भाजपा को करना ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोग अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी भी करेंगे और सरकार में भी रहेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। ये महाराष्ट्र जनता, फुले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र है, इसमें इस तरह से व्यक्ति स्वातंत्र सबको है। वही व्यक्ति स्वातंत्र से सामना में इन्होंने ये अग्रलेख लिखा है। सामना शिवसेना का मुख्य पत्र है। विद्या जी, आपको इतना तो पता ही होगा, और ये मीडिया के ऊपर बात नहीं आती। ये तो तमाम लोकतांत्रिक पार्टियां, अगर लोकशाही है तो सभी कह रहे हैं। और अगर एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर लिखा जाता है, ये कहा जाता है ये तमाम जो वसूली हो रही थी, गृह मंत्री को क्या इस बात की जानकारी नहीं होगी? तो आपके ही महाराष्ट्र राज्य का एक ऐसा पेपर, एक ऐसा पत्र, मुखपत्र, जो कि लगातार तमाम सालों से मुखर होकर तमाम मुद्दों पर बात रखता रहा और जिसकी बात से तमाम राजनीतिक हलचल भी पैदा होती रही, क्या वो यूं ही किनारे किए जाने के योग्य है? क्या उसको ऐसे ही समझा जाना चाहिए कि मामूली तकरार है? जी देखिए, मैं आपको फिर से समझाना चाहती हूँ कि ये जो मुखपत्र है, ये जैसे लोग आम आदमी पढ़ते हैं वैसे शिव सैनिक भी पढ़ते हैं। तो शिव सैनिकों में ये बेचैनी है कि वाजे एक शिव सैनिक होने के बाद या शिवसेना का होने के बाद उन्होंने जो धैर्य दिखाया है, उन्होंने क्या धैर्य दिखाया है? तो अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने अन्वय नाइक और उनकी मां की जो आत्महत्या हुई, उस चिट्ठी में उनका नाम था कि उन्होंने, उनकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, तो उनको अरेस्ट करने का धैर्य उन्होंने वाजे ने दिखाया था। और उसके बाद जब 8 दिन अर्नब गोस्वामी को जेल में रहना पड़ा, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जमानत ली और वो सीधा वहां जाके बैठे, दिल्ली में जाके बैठे, और तब से ये षड्यंत्र भाजपा का शुरू हुआ। विद्या जी, सवाल आप सीधे जवाब दे दें और जितना आप दे सकती हैं अपनी सीमा में उतना दे। इस बात को अगर दूसरे किसी कॉन्टेक्स्ट से लिया जाएगा तो फिर आज के दिन जो कुछ भी चल रहा है उसका फिर तर्कहीन उत्तर सामने नहीं आएगा। विद्या जी, तर्क संगत उत्तर। जी देखिए, इसके जड़ के नीचे जो है, जो आप सब लोगों ने ये तैयार किए हैं, ये सब, इसकी जड़ क्या है वो मैं बताना चाहती हूँ। जी, आपने जो लिखा है, फिर सामने में ऐसा क्यों लिखा? तो शिव सैनिकों के मन में ये सवाल था कि भाई ये धैर्य वाजे ने दिखाया, तो उसके ऊपर मनगढ़ंत कहानी भाजपा ने बनाई है, ऐसा उनके मन में सवाल था।
वो सवाल लेकर उन्होंने लिखा होगा, ठीक ऐसा है, मेरा कयास। ठीक है। मैं संजय द्विवेदी साहब को ही लाना चाहूंगा। संजय द्विवेदी जी, आपने विद्या चव्हाण जी को सुना, आपके सहयोगी हैं महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लेकिन अगर सामना शिवसेना का मुखपत्र कुछ लिखता है तो क्या उसको यूं ही मान लिया जाए कि ऐसे ही यूं ही लिख दिया गया, मतलब कोई और लेख नहीं था, कोई और बात नहीं थी, सामना इसी तरीके से लेख लिख देता है, या अगर सामना कुछ लिखता है तो उसमें शिवसेना की छवि, शिवसेना की सोच उस आर्टिकल में, उस लेख में, उस संपादकीय में दिखती है? देखिए राजू जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि सामना आज ही से नहीं लिख रहा है। जब से हम भाजपा गठबंधन सरकार में, तब से भाजपा लिख रहा है। हम केंद्र में शामिल में रहे, तब से लिख रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, महाविकास आघाड़ी की सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बनी थी और तीनों के सहयोग से सरकार चलेगी। 5 साल नहीं, 15 साल चलेगी। संजय जी, एक नहीं, मैं आप पर ही आ रहा हूं। संजय जी विद्या जी, एक बात तो यहां पर मैं बोल देना चाहता हूं कि सरकार कितने दिन चलेगी और कितने दिन नहीं चलेगी, मेरी बहस का मुद्दा ये कतई नहीं है। मैं खुद चाहता हूं लोकतांत्रिक सरकारें लंबा चलें, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है उस पर बात करें। राजू जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा पहले आप कोई चीज क्लियर कर दें कि सरकार, जो आप बता रहे हैं बार बार कि सरकार में ये नाराज हो गए, वो नाराज है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारी सरकार 5 साल निरंतर चलेगी और आगे 15 साल भी चलेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, भाजपा के प्रवक्ता राम कदम जी वसूली सरकार कह रहे थे, तो अगर वसूली सरकार कह रहे हैं वो, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या किया था? विधायकों की तोड़ सरकार बनाई। कर्नाटक में क्या किया था? विधायक तोड़ सरकार बनाई। इसके बाद राजस्थान में क्या किया था? सरकार तोड़ने का प्रयास किया था। क्या महाराष्ट्र में सरकार तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? ये आप 100% मान लीजिए, सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार तो विधायकों को तोड़ नहीं पाए, क्योंकि इतनी हमारी सरकार जो है, जो महाआघाड़ी सरकार है, वो विकास और लोगों के भले के लिए काम कर रही है, तो सरकार नहीं टूट सकती थी। तब इन्होंने एक हवा में गुब्बारा भरते हैं। पहले सुशांत सिंह राजपूत की हवा में गुब्बारा भरा, उसको ऊपर तक ले गए, अब उसमें छेद था, वो नीचे गिरा, फट गया, उसमें कुछ टाटा फिक्स हो गया। आज इन्होंने फिर गुब्बारा भरा और ऊपर तक गया, नीचे आके टाटा फिक्स हो गया। ये वसूली बात करना, क्या सरकार इनके सामने नहीं था? क्या महाविकास आघाड़ी सरकार 1.5 साल से बनी है, 5 साल बीजेपी ने राज्य किया था, तो क्या उनके यहाँ वसूली वाले नहीं थे या उनके यहाँ अपराधी नहीं थे? तो ये कहना सरकार के लिए ये गलत है। ये इनकी चलिए आप ठीक है जी को आज राज्यपाल जी हमारे संजय जी हमारे सुनिए, बात सुन लीजिए पूरी। जब आपका मैसेज चुनने, अब वो सरकार का इंतजार कर रहे, सरकार कब गिरे, तो जिससे हम उनको बनाए। ठीक है, आपका मैसेज गया, आपको पूरा वक्त दिया, आपका मैसेज जनता तक गया, लेकिन आपने ये कहा कि ये सब कुछ बीजेपी कर रही है और बीजेपी ये सारी चीजें उठाकर तमाम दूसरे स्टेट में जो कुछ भी उसने किया उसका एक एक्सपेरिमेंट है, ये आपका कहना है। शिवम मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है। शिवम, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की कहानी तो हम सब ने सुनी हुई है, आज शिवसेना ने एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर की एक नई कहानी सामने रख दी। क्या आप भी विद्या चव्हाण जी और संजय द्विवेदी जी से इत्तेफाक रखते हैं? बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं कि दो पार्टियों के अलग अलग प्रवक्ताओं को आपने पर्याप्त समय दिया, कोई बीच में नहीं बोला, जो कि दोनों एक ही हैं बहरहाल, और बड़ी शालीनता से अपना समय चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि सुनिए, आप बार बार कहते हैं कि सरकार गिराने की कोशिश है, सुशांत को ले आए, अर्नब को ले आए, ये है, फलाना है, ढिमाका है, ये नहीं सुनना था साहब हमें आपसे। सीधी सी बात है, आप कहते हैं बीजेपी सरकार गिराना चाहती है, मैं पॉइंट पर आता हूं, इधर उधर नहीं जाऊंगा। आप मुझे बताइए, एंटेलिया के सामने जिलेटिन रॉड क्या बीजेपी के प्रवक्ता ने रखी थी? क्या बताइए मुझे, बीजेपी के प्रवक्ता ने रखी थी? नहीं, किसने रखी थी? आपके एक अधिकारी ने, अभी तक जो एनआईए कहता है। दूसरा, उसके बाद मनसुख हिरेन की हत्या में 302 किस पे लगने वाली है? बीजेपी के प्रवक्ता पे लगने वाली है क्या? आपके पुलिस ऑफिसर पर लगने वाली है? गृह मंत्रालय कौन चला रहा है? अनिल देशमुख। सरकार किसकी है? शिवसेना की। बीजेपी कहां से बीच में आ गई भाई? वसूली कर रहे हैं आप। 100 करोड़ की बात किसने वसूली? वही परमवीर आपको बहुत शानदार लगते थे, बहुत बेहतरीन लगते थे जब कंगना का घर तोड़ा जाता था, पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता था, पालघर की बात होती थी। वही कमिश्नर आज आपको बहुत बुरे लगने लग गए जब वो कहते हैं जाके सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, 100 करोड़ रुपए की वसूली मांगी जाती थी। बुरे क्यों लग रहे हैं आपको? ये आप ही की सरकार के लोग हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि बीजेपी, आप मुझे एक चीज बताइए, सेना और इसके अलावा पुलिस अपॉलिटिकल संस्थाएं होती हैं। एक प्रवक्ता जो शिवसेना का था, सचिन वाजे, उसके बाद आपने उसको पुलिस में दोबारा से सस्पेंशन के बाद पहले तो उसको प्रवक्ता ज्वाइन कराया और फिर छोड़ के फिर पुलिस वाला ज्वाइन करा लिया अपनी सरकार में, और आप कहते हो सवाल भी ना पूछे।
जब संस्थाएं दोनों पॉलिटिकल हैं तो पॉलिटिकल आदमी को प्रवक्ता मानकर अभी भी आप ऐसे ही तो काम कर रहे थे। सचिन वाजे गिरफ्तार है, 100 करोड़ की गिरफ्तार आपकी वसूली की बात की आपके कमिश्नर ने, जवाब दीजिए सीधा। और आपकी सरकार चले या गिरे उससे मतलब हमें नहीं है, ठीक है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। और जवाब देना पड़ेगा। कह दीजिए अब सुन लीजिए ना, जब अब इतनी जल्दी नहीं, 10 सेकंड और दे दीजिए अंत में। कह दीजिए कि सामना अखबार नहीं है, कह दीजिए कि उसके संपादक कौन है, संजय राउत नहीं है, कह दीजिए जो शिवसेना सोचती है अनिल देशमुख के बारे में वही लिखा जा रहा है, वो तो आपका टैबलॉइड है। ये जो आप बोलना चाहते हैं वो सामना में बोल देते हैं, जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। दीजिए जवाब। ठीक है, मैं आऊंगा लौटकर, मैं आऊंगा। विद्या चव्हाण जी ने अपनी बात रखी, उसके बाद संजय द्विवेदी जी ने अपनी बात रखी। सबूत तलाशे जा रहे हैं और आज एनआईए की टीम ने मीठी नदी में सबूत खंगाले, जहां से जांच एजेंसी को 2 सीपीयू, लैपटॉप और हार्ड डिस्क मिली। इसके साथ ही B2 नंबर प्लेट भी बरामद की गई। तो वहीं सचिन वाजे के साथ ही एपीआई रियाज काजी और विनायक शिंदे का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में मुंबई के कन्नामर नगर में दोनों गैरेज पर जाते दिखे, जहां गाड़ियों के नंबर प्लेट को बदला जाता है। गैरेज से स्कॉर्पियो के कई नंबर प्लेट भी मिले। सचिन वाजे ने इनोवा कार की नंबर प्लेट भी यहीं चेंज करवाई थी, ऐसा आरोप है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति और आज शिवसेना के मुखपत्र सामना के लेख के जरिए उठे भूचाल के बाद जुड़े हुए हैं। विद्या चव्हाण जी एनसीपी प्रवक्ता, उनकी बातें आपने सुनी। शिवम त्यागी बीजेपी से, उन्होंने अपनी बात रखी। संजय द्विवेदी अपनी बात रख चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त शमशेर खान पठान साहब हमारे साथ हैं और प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। शमशेर भाई, आप खुलकर बोलते थे परमवीर सिंह को लेकर, आपने कहा कि यह एक कमिश्नर का तरीका नहीं है जिस तरह से परमवीर सिंह ने काम किया। आपने गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के कामकाज पर भी आपने सवाल उठाए। आज शिवसेना कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि गृह मंत्री को पता ना हो कि क्या कुछ चल रहा था वसूली को लेकर। क्या आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस गृह मंत्री को पूरी जानकारी नहीं देती है? नहीं, गृह मंत्री जो है ये बहुत इनकॉम्पिटेंट थे। पूरा 1 साल उन्होंने पूरे मुंबई पुलिस की पूरी छवि खराब कर दी। उन्होंने परमवीर सिंह को नहीं निकाला। पहला मैटर था SSR का जो सुसाइड केस था, उसमें नेपोटिज्म एंगल का इंक्वायरी 2 महीने की गई, कई पैसा उगराई की गई फिल्म वालों से। उसके बाद में इतना ज्यादा नार्कोटिक्स मिला के एनसीबी आ गई। एनसीबी ने आके पूरे मुंबई पुलिस के चेहरे पे काली पोत दी। उसके बाद में टीआरपी घोटाला हुआ। टीआरपी घोटाले में भी काफी पैसे का लेन देन हुआ। विद्याताई ने बड़े शान से कहा कि सचिन वाजे ने एक हीरोइक काम किया अर्नब को अरेस्ट करके। अर्नब कौन है? एक फालतू आदमी। उसको अरेस्ट करने के लिए एक कांस्टेबल काफी था। उसको अरेस्ट करने के लिए रायगढ़ की पुलिस आई थी और रायगढ़ की पुलिस को हेल्प करने के लिए इस कमिश्नर ने जानबूझ के इसको भेजा वजह को, ताकि वो हीरो बने और उसका नाम का पब्लिसिटी ज्यादा हो। अगर आप अर्नब की वीडियो देखेंगे, अरेस्ट की वीडियो को देखते हैं, उसमें सचिन वजे किधर भी नहीं है। मैंने वो वीडियो कई बार देखी। वो मुद्दा अलग है। मेरा सीधा सवाल नहीं, देखिए, वो जो हीरो बना के उसको पेश किया इस कमिश्नर ने, उसके बाद ही में सब कांड होते चले गए, उसको नंबर 2 बना दिया। और आज अगर HMA कह रहे हैं कि भाई तपास होना चाहिए चिट्ठी का, तो वो स्टेप डाउन क्यों नहीं करते हैं? वो राजीनामा दे दे, एक फेयर इलेक्शन इंक्वायरी हो, दोबारा वापिस आ जाए ना वो आके। क्यों कुर्सी छिटके हुए और क्यों रखना जरूरी उनको? क्यों है इतना? लेकिन शमशेर पठान साहब पॉइंट पर आते हैं। शिवसेना ने अपने सामना कोई ऐसा वैसा अखबार नहीं है महाराष्ट्र का, शिवसेना का मुखपत्र है। वो अगर लिखता है कि क्या गृह मंत्री को कुछ भी नहीं पता, वो कर क्या रहे थे गृह मंत्री? क्या महाराष्ट्र पुलिस गृह मंत्री को जानकारी नहीं देती है, छुपाती है क्या? कोई नहीं, सब जानकारी महाराष्ट्र पुलिस की, हर एक जानकारी HM को होती है। रोज ब्रीफिंग होता है, CID ब्रीफिंग करती है, कमिश्नर ब्रीफिंग करता है, DG ब्रीफिंग करता है। 3 सोर्सेज से उनका ब्रीफिंग होता है। SBO और CID भी ब्रीफिंग करती है। एक सोर्स नहीं है ब्रीफिंग के, देयर आर 4 to 5 सोर्सेज जो अलग अलग तरीके से आके HM को ब्रीफिंग करते हैं। उन्हें सब पता है। उन्हें
इतना सब पता होने के बाद में भी उन्होंने डैमेज कंट्रोल नहीं किया। जी, जो मुंबई पुलिस की बदनामी हुई, जो मुंबई पुलिस में जो साल भर में जो नंगा नाच चला जो परमवीर सिंह का, कंट्रोल नहीं किया। इसका मतलब था कि परमवीर सिंह का और अनिल देशमुख का कुछ लागे बंदे थे, वो लागे बंदे ओपन नहीं हो रहे हैं। जी, जी, वो ओपन नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो नहीं हुआ उसकी बात हो रही है। फरवरी में कहा 1 करोड़ लाओ और मार्च में क्रिएट करते, लेटर झूठा है पूरा। लेटर में दम नहीं परमवीर सिंह के, उसे कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। लेकिन इस सबसे मुंबई पुलिस साल में कुछ तो हुआ है जिसकी पर्दादारी है। ठीक है, बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, और इसीलिए छिड़के मारे परमवीर सिंह ने वो चिट्ठी लिखी कि साल भर तुमने मेरा सब कुछ किया और अभी तुम हैंड टेप में मुझे ठीक है। मैं प्रेम जी के पास जाऊंगा। प्रेम जी, आपने सबको सुना, विद्याताई तो हमारे साथ नहीं है जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं। प्रेम जी, बहुत सीधा सवाल और आपको पूरा वक्त दूंगा मैं, क्या हाथ छुड़ाने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं महाराष्ट्र में? देखिए राजीव जी, मैं तीन बातें महत्वपूर्ण है। एक, सामना में जो लिखा गया। दूसरा, अमित शाह जी से एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि क्या उनकी शरद पवार जी से मुलाकात हुई है, तो अमित शाह जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजनीति में सब कुछ बताया नहीं जाता है। तो ये भाई, राजनीति में सब कुछ छुपाया जाता है क्या? आप अंदर खाने अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्यों मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम अंदर खाने कुछ कर रहे हैं? ये उनकी बातों से लगता है। और तीसरी बात, आपने प्रफुल्ल पटेल जी का बयान अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाया कि वो कह रहे हैं कि शरद पवार नहीं तो ये सरकार नहीं। तो क्या बाकी 2 पहिए नहीं रहेंगे तो क्या सरकार रहेगी? आप कहना क्या चाहते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं? और सामना ने जो कहा है, सामना में निश्चित रूप से जो सवाल उठाए हैं वो सवाल हर किसी के मन में हैं। अभी पठानिया साहब भी जो कह रहे थे, पठान साहब, उनका भी वो सवाल वही है कि जो एक मुख्यमंत्री, अरे अपने पद पर रहते हुए जांच कैसे हो सकती है? आपको पहले पद से हटना चाहिए और पद एनसीपी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोई मजबूरी नहीं है कि यही देशमुख जी रहे अपने पद पर। पद से हटा करके उनकी जांच होनी चाहिए। हर सरकार की पारदर्शिता होती है, यह होनी चाहिए। लेकिन इससे भी बड़े एस्पेक्ट में सवाल है, वो क्या है? मामला एंटीलिया से जुड़ा हुआ है। एंटीलिया के सामने बम विस्फोट की घटना हुई, आज उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। उसके बाद एक कैसी घटनाएं बढ़ती चली गई और सबका मकसद देखेंगे तो उद्धव सरकार निशाने पर है। और हम ये कह रहे हैं, एक शब्द आया कि एक्सीडेंटल गृह मंत्री। अरे एक्सीडेंटल सरकार भी बनी थी, 2 लोगों ने शपथ ली थी, उससे भी बड़ा कोई एक्सीडेंटल एग्जाम्पल हो सकता है क्या? हमेशा एक्सीडेंटल नहीं चलते हैं, ये भी बात है। मगर राजनीति की शुचिता के लिए देखिए, ये जरूरी है कि जो राजनीति चल रही है, ये सरकार निश्चित रूप से अस्थिरता की ओर बढ़ रही है। अगर सामना ऐसे सवाल उठा रहा है जिससे कि शरद पवार जी की पार्टी को जवाब देना पड़ रहा है, या अमित शाह जी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका खंडन आना चाहिए, शरद पवार जी की पार्टी खंडन नहीं आया, सही कह रहे हैं आप, खंडन नहीं आया, खंडन कोई नहीं आना चाहिए कि हमने अमित शाह से मुलाकात नहीं की है। अगर ये चीजें चलेंगी तो सामना को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कल अब क्या जवाब देंगे जब ये सरकार। प्रेम कुमार जी संक्षेप में, आपने एंटीलिया की बात अभी कही और मैं शिवम के पास जाऊंगा इसके बाद। एंटीलिया को लेकर आपने काफी खास बात कही, क्या एंटीलिया मामले में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है? जी मुझसे सवाल है जी देखिए, निश्चित एंटीलिया मामला छोटा मोटा मामला नहीं है। ये देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर रखा हुआ बम है। बम नहीं, हो तो जिलेटिन है, उसको बम प्रचारित किया गया। वो बम जो फटना नहीं था, इस तरह से उसको प्लांट किया गया, एक सियासी बम बनाने की नहीं। उसके साथ एक खत भी था कि अभी तो रखा है, इसको फोड़ के भी दिखा सकते हैं। शिवम त्यागी, क्या वही सवाल आपसे पूछूंगा, क्या महाराष्ट्र में हाथ छुड़ाने के बहाने ढूंढे जाने शुरू हो गए हैं? देखिए, मुझे लगता है मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन के घर के सामने एक पुलिस वाले ने जिलेटिन रॉड रखी, जो कि आतंकवाद और उसमें शामिल होने जैसा मामला है। अब एक चीज बहुत साफ है, पॉलिटिकल फंडिंग इस देश में पहले से होती आई है, बहुत नॉर्मल सी बात है। उद्धव ठाकरे जी को या शरद पवार जी को भी, किसी को भी 50, 100, 200 करोड़ रुपए अगर चाहिए होते तो सारे वो मित्र हैं, आपने पार्टीज में देखा होगा, एक फोन करते उनको पैसे मिल जाते, मामला ये नहीं है।
मामला कुछ बहुत बड़ा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, सरकार महत्वपूर्ण है ही नहीं, वो सिस्टम इतना खतरनाक हो चुका है, वो उगाही का मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है, सरकार के हौसले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अगर पुलिस इस तरह का काम कर रही है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के संरक्षण में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, संरक्षण में, तो जाहिर है फिर तो इस देश में जो आतंकवादी काम कर रहे थे वो पुलिस करने लग गई। ये बॉम्ब तो आतंकवादी रखते थे ना, पुलिस तो लोगों को पकड़ती थी, पुलिस ही पकड़ी जा रही है उल्टी। आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप गंभीर लगा रहे हैं। संजय द्विवेदी जवाब दीजिए। ये कहा जा रहा है, ये सच्चाई है, मैं बिल्कुल गंभीर आरोप लगा रहा हूं और ये कहना चाहता हूं, सचिन वाजे शिवसेना के आदमी थे कि नहीं, प्रवक्ता थे कि नहीं, उनका रीस्टेटमेंट आपने कराया कि नहीं, आप उनको पुलिस में लेके आए कि नहीं, वो आपके यसमैन थे कि नहीं, उन्होंने उनके यहाँ 5 से ज्यादा गाड़ियां मिली कि नहीं, लैंड क्रूजर प्राडो, एक पुलिस वाले एपीआई के बस की लैंड क्रूजर का टायर खरीदना नहीं है, लैंड क्रूजर खड़ी थी आपके वहां पर। जवाब ये कहते हैं कि सवाल ना पूछो। संजय जी ठीक है, संजय जी गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप है शिवम की तरफ से। उत्तर प्रदेश में एक अपराधी ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। संजय जी अरे भैया उत्तर प्रदेश छोड़िए ना, अभी जो उत्तर प्रदेश छोड़िए, मेरे प्रदेश का, मेरे प्रदेश का ऐसा ही प्राडो लैंड क्रूजर में नहीं घूमता। भैया मेरे देश में अच्छी पुलिस है, उनके पास लैंड क्रूजर प्राडो नहीं है, हम छोटे छोटे लोग हैं, हम मेहनत की खाते हैं, ये 100 करोड़ के हफ्तेबाजी नहीं चलती, ये वसूली भाई है ठीक कौन है, आपकी ठीक है, पार्टी ठीक में है। जरा दरअसल समस्या यही है, सरकार में वसूली भाई संजय भाई कौन समय है? इतना ही है, समय इतना ही है। ये मैं माफी चाहूंगा, समय इतना ही है, समय इतना ही है, समय इतना ही है। जवाब देने के लिए समय का उपयोग करते तो कहीं ज्यादा बेहतर होता। देखिए घुमा फिरा कर हम जवाब देने की कोशिश करेंगे तो हम अपना मौका भी खो देंगे और बात भी सिलसिलेवार नहीं रख पाएंगे, और यही हो रहा है। जो तमाम सवाल आज सामने ने उठाए हैं, ये मानकर उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता कि ये एक मुखपत्र में छपा हुआ कोई लेख है। ये गंभीर आरोप एक तरीके से शिवसेना की तरफ से एनसीपी पर लगाए गए हैं, और ये माना जाना चाहिए कि अंदर खाने कुछ तकरार और तलखी जरूर दिख रही है। देश के सवाल में फिलहाल इतना ही, वक्त छोड़े से